हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। स्वागत है आप सबका हमारे प्रयास के लेक्चर 31 में, जहां पे हम प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस की डिस्कशन कर रहे हैं ऑफ जीएस 1 कंपोनेंट। राइट, सो आई होप आपने अभी तक जो हमारे पिछले 30 लेक्चर्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से देख के अपनी मेंस की आंसर राइटिंग की काफ़ी बढ़िया तरीके से तैयारी कर ली होगी। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो सारे पिछले लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन ट्राई टू राइट दोज आंसर्स एंड यू कैन ट्राई टू डू अ सेल्फ इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन ऑल दोज वीडियोस। ठीक है, आप खुद से आंसर लिखिए, उसके बाद उन वीडियोस को देखिए एंड ट्राई टू इवैल्यूएट। ठीक है, मॉडल आंसर एक तरह से वहाँ पे आपको दिया है, तो आप कंपेयर कीजिएगा कि आपने कौन से पॉइंट्स लिखे हैं, कौन से पॉइंट्स उस आंसर में मेंशन है, उस वीडियो में मेंशन है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सी कि आप कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स हमने याद रखनी है कि जब हमने मेंस की तैयारी करनी है, जब हम डेली मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये समझना कि हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ट आंसर लिखना नहीं है। ठीक है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, यू आर ऑल अवेयर ऑफ दैट फॉर्मेट। राइट, तो हमारा ऑब्जेक्टिव 10 आउट ऑफ 10 या 15 आउट ऑफ 15 अटेन करना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अगर आज हमारे चाहे 10 में से 3 नंबर आए, 15 में से 2.5 नंबर आए, हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हाउ टू इम्प्रूव अपॉन इट। ठीक है, कैसे हम एक वो एक्स्ट्रा मार्क उस क्वेश्चन में गेन कर सकें। ठीक है, और ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली वी विल रीच फ्रॉम दैट लेवल टू अ वेरी गुड लेवल, जहाँ पे हम मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है एंड आई एम वेरी श्योर कि आप जब अपने आंसर्स लिखेंगे आपको कई एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपके दिमाग में आएंगे, आप ऐड करेंगे, कुछ पॉइंट्स हमारी वीडियोस में होंगे। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके अपने पॉइंट्स अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा, ताकि आपकी जब मेंस की तैयारी का टाइम आए, एक्चुअली जब आपने एग्जाम लिखना है मेंस का, तो वो सारी चीज़ें आपके काफ़ी काम आ सकें। ठीक है, तो इसी के साथ अब आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं फॉर राइटिंग मेंस आंसर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। इससे पहले कि हम क्वेश्चन को देखें, आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम पास ऑन करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, सिविल स्टाफ की परिश्रम 2020 इज अ टेस्ट सीरीज विच इज बेस्ड ओनली ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है, एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज है ये करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, इसमें 24 फुल लेंथ टेस्ट जो आपको मिलेंगे, जिसमें 100 एमसीक्यूज होंगे हर एक टेस्ट में। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड रहेंगे, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाएगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज रहते हैं, जैसे कि द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिनट एक्सेट्रा, इन सब की बहुत ही अच्छे से कवरेज होगी। तो इसकी मदद से आपके पिछले 1.5 साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे, उसकी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस तैयार हो जाएंगी। मोर ओवर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि टीम सिविल स्टाफ ऑलवेज बिलीव्स इन द फिलॉसफी ऑफ प्री एंड मेंस कंबाइंड अप्रोच। ठीक है, तो इसमें भी हम वो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। इसमें जो ऐसे फैक्ट्स जो आपके प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं और उनसे मेंस के आंसर की भी एनरिचमेंट हो सकती है, तो उसको हम एक सेपरेट फाइल में भी आपको देते हैं, विच इज नोन एज मेंस फॉर्डर फाइल। एंड वी आर वेरी श्योर कि आपका प्रीलिम डेफिनेटली क्लियर होगा, और जब मेंस की बारी आएगी तो वो मेंस फॉर्डर फाइल जो है वो आपके काफी काम आएगी टू हेल्प यू एनरिच योर मेंस आंसर। ठीक है, इसी के साथ फ्रेंड्स हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी में भी अवेलेबल रहेगा। हाउएवर एक्सप्लेनेशन जो है, ठीक है, वो डाउनलोडेबल एक्सप्लेनेशन दे विल बी ओनली इन इंग्लिश, एंड द वीडियोस जो हमारी होती हैं वो रूटीन में, जैसे आज हम इस वक्त इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसी तरह हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर रहेगा। ठीक है, फर्दर डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक्स दिए हुए हैं उनको क्लिक करके मिल जाएंगी। इस टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है, एक्चुअली 2 मोड्स इसमें अवेलेबल हैं, विद वीडियो सोल्यूशन एंड विदाउट वीडियो सोल्यूशंस। तो विद वीडियो सोल्यूशन जो है इट विल कॉस्ट यू अराउंड 4,999, एंड विदाउट वीडियो सोल्यूशन इट विल कॉस्ट यू ₹3,499। ठीक है, तो आप लिंक्स चेक जरूर कीजिए और अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन, जिसको हमने डिस्कस करना है। डू वॉच दिस लेक्चर कंप्लीटली। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे, जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ऑफ मेंस आंसर राइटिंग हम डिस्कस करेंगे, वो आपके बहुत काम आएगी फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो फ्रेंड्स, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिटिकली डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट्स इनिशिएटेड बाय आचार्य विनोबा भावे एंड देयर सक्सेस। ठीक है, तो भूदान और ग्रामदान मूवमेंट क्या ये फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट थे? नो, दीज वर द पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म मूवमेंट्स, और ये कब हुई थी? अराउंड 1950s में। ठीक है, तो 1950s क्या बन गया हमारा? पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज। ठीक है, तो ये अगर हम देखें कि GS1 में यूपीएससी ने डाला, यूपीएससी का पूरा राइट बनता है इसको GS1 में डालने का। वाई? क्योंकि उसने एक्सप्लिसिटली सिलेबस के अंदर ये टॉपिक मेंशन किया हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। अंडर दिस डोमेन लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड मूवमेंट्स सच एज भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 2013 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी वेटेज थी 10 मार्क्स और इसके आंसर को हमने लिखना था विद इन 200 वर्ड्स। ठीक है, तो काफी
अच्छे से आंसर इसका फ्रेम किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपको बेसिक नॉलेज इन दोनों मूवमेंट्स के बारे में पता है। ठीक है, आप में से कई बच्चे हो सकता है सोच रहे हो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के लिए हम तैयारी कहाँ से करें। तो फ्रेंड्स, उसके लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं विच यू शुड नॉट मिस एट एनी कॉस्ट। नंबर वन इज एनसीईआरटी। ठीक है, 11th-12th की अगर आप एनसीईआरटीज देखेंगे तो उसमें 12th स्टैंडर्ड की देर इज अ बुक, एनसीईआरटी बुक, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इट विल हेल्प यू कवर कॉम्प्रिहेंसिवली दिस पर्टिकुलर पोर्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो वो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और एक बिपिन चंद्र की बुक आती है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। बिपिन चंद्र की दो पॉपुलर बुक्स हैं, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया इट इज वन बुक एंड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस इट इज अनदर बुक। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस को हमने कवर टू कवर नहीं पढ़ना, उसके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो हैं जिसमें लैंड रिफॉर्म्स का टॉपिक है उसको हमने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो उस बुक में से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। एंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया जो बिपिन चंद्र की है उसको कवर टू कवर पढ़ना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले इसके कीवर्ड्स को देखते हैं, क्योंकि जब एग्जाम के टाइम पे आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ फटाफट आंसर लिखना नहीं है, आपको आंसर वो लिखना है जो आपसे पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली का रास्ता और आप बता दें कलकत्ते का रास्ता, तो उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। यूपीएससी बहुत बेरहम है, अगर आंसर वो नहीं आंसर करोगे जो पूछा गया तो उसमें दे विल गिव यू 0 मार्क्स। ठीक है, 250 नंबर में से कई बच्चों के 10-15 ऐसे मार्क्स भी आते हैं एंड द ओनली रीजन फॉर दैट इज दैट दे डोंट राइट व्हाट हैज बीन आस्क्ड, दे जस्ट कीप ऑन गिविंग अ सिनॉप्सिस ऑफ वेरियस थिंग्स दैट दे डोंट। ठीक है, तो उस चीज को हमने अवॉइड करना है एंड टू अवॉइड दैट इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या है? क्रिटिकली डिस्कस। तो यहाँ पे जो डायरेक्टिव है ये कंपाउंड डायरेक्टिव है। ठीक है, क्रिटिकल भी आ गया, डिस्कस भी आ गया। तो डिस्कस को हमने एक्चुअली एक तरह से हमने इसको समझा हुआ है कि डिस्कस डायरेक्टिव को कैसे एड्रेस करते हैं। अगर आपने इसको समझना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके डायरेक्टिव्स की प्लेलिस्ट जो है उसको अच्छे से देख लीजिए। उसमें हमने एक ही क्वेश्चन को 6 अलग अलग डायरेक्टिव्स के साथ कवर किया है, जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छे से पता लगेगा दैट हाउ टू यूज डिफरेंट डायरेक्टिव्स। ठीक है, डायरेक्टिव के चेंज होने से आपके आंसर में क्या चेंज आएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, जैसे डिस्कस रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, कमेंट, रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया, क्रिटिकली एनालाइज, रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया, एग्जामिन। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग डायरेक्टिव के साथ हमने अटेम्प्ट किया है और उसमें साफ विजुअलाइज आपको करवाने की कोशिश की है कि डायरेक्टिव के सिर्फ चेंज होने से आंसर में क्या रिक्वायरमेंट्स आती हैं और उनको हमने कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, तो जब क्रिटिकली डिस्कस आएगा तो फ्रेंड्स हमने पहलू बताने होते हैं डिस्कस में। ठीक है, पहलू मतलब पर्सपेक्टिव्स, या फिर कहें कि हमने एस्पेक्ट्स बताने हैं। तो एस्पेक्ट्स किस चीज के बताने हैं? वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट्स और उनके सक्सेस। ठीक है, ये मूवमेंट इनिशिएटेड बाय आचार्य विनोबा भावे और इन मूवमेंट्स के सक्सेस के बारे में, ऑब्जेक्टिव और इनके सक्सेस को हमने क्रिटिकली डिस्कस करना है। ठीक है, तो कैसे हम इसका आंसर कर सकते हैं? तो एज यूजुअल हमारा जो आंसर का स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में वी कैन गिव अ जनरल कॉन्टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ दीज मूवमेंट्स। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं। उसके बाद हम जब क्रिटिकल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो हमने एक एक मूवमेंट को हम पकड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्ट विद भूदान मूवमेंट, तो हम उसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे, फिर उस ऑब्जेक्टिव को किस हद तक अचीव कर लिया गया। ठीक है, उसका एक पहलू है कि ये ऑब्जेक्टिव से इनको अचीव कर लिया गया। तो हमने एक डिस्कशन यहाँ पे की, एक पहलू, एक पर्सपेक्टिव ये बताया कि हाँ ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, इनके ऑब्जेक्टिव्स थे एंड टू सम एक्सटेंट दीज ऑब्जेक्टिव्स वर अचीव्ड। नाउ वी हैव टू गिव अ क्रिटिकल डिस्कशन, तो उसके लिए हम दूसरा पहलू भी बताएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ ये लेक्यूना थे जिसकी वजह से कुछ ऑब्जेक्टिव जो थे वो इसके मीट नहीं हो पाए थे, या फिर जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो इससे ज़्यादा अच्छी तरह से अचीव किए जा सकते थे बट हो नहीं पाया वैसा। ठीक है, एंड सिमिलरली वी विल गो फॉर ग्रामदान मूवमेंट एज वेल। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्टिव्स के सक्सेस को एक तरह से क्रिटिकल डिस्कशन करनी है उसके साथ। ठीक है, तो अलग अलग पहलू हम बता सकते हैं। राइट, तो इस आंसर हम जब डिवाइड करेंगे वर्ड्स, तो हमने इंट्रोडक्शन अराउंड 30 to 40 वर्ड्स में देनी है। बॉडी पे हम 100 से 130 शब्द खर्च करेंगे और जब सारी हमने डिस्कशन के आर्गुमेंट्स अपने दे दिए तो उसके बाद हम एक क्लोजर देंगे जिसपे हम 20 से 30 वर्ड्स खर्च करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। I will suggest that pause this video, try to write the answer and then watch this video, resume this video and see what we have done to this question. ठीक है, कैसे हमने ट्रीटमेंट की है इस क्वेश्चन की। So friends, in the introduction what you can do is you can give a general context. ठीक है, आप सब जानते हैं कि कॉलोनियल इंडिया में जो सबसे बुरी हालत हुई थी वो हुई थी रूरल एग्रीकल्चरल्स की। ठीक है, रूरल फार्मर्स की जो हुई थी सबसे बुरी हालत उनकी हुई थी, उनकी इतना उनका शोषण किया गया कि बहुत से इंडियंस हमारे जो, और इंडिया उस टाइम पे गाँव में बसता था, आज भी गाँव में बसता है। ठीक है, तो वो लैंडलेस थे। तो यू कैन स्टार्ट योर आंसर बाय राइटिंग दैट रूरल एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ द
colonial masters left millions of Indians landless. This was the context of these two movements, क्योंकि यहाँ पे एम क्या था, जो बहुत बड़े एरिस्टोक्रेट्स हैं जिनके पास एस्टेट्स ही एस्टेट्स हैं लैंड की, वो अपना कुछ लैंड जो है वो दान में दे दें इन लैंडलेस को, ताकि ऐसे लैंडलेस लोग भी एक सेल्फ सफिशिएंसी वाली जिंदगी गुजार सकें. ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट बन गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. देन यू कैन कम टू द general objective of these two movements, and you can write that Bhudan and Gramta movement led by Vinoba Bhave attempted to bring non-violent revolution in India's land reforms program. Now you can go to the body और उसके बीच में कनेक्टिंग लाइन ऐड करनी है ताकि आपके आंसर को में फ्लो मेंटेन रहे. फ्रेंड्स, ये याद रखना कि जब यूपीएससी के आंसर लिखने होते हैं, हमने नोट्स की फॉर्म में नहीं लिखने, फ्रेजेस की फॉर्म में नहीं लिखने. आर सेंटेंसेस शुड बी कंप्लीट, आर पैराग्राफ शुड बी वेल कनेक्टेड विद द कनेक्टिंग लाइंस, एंड देयर शुड बी अ फ्लो. ठीक है, क्योंकि अगर आप एग्जामिनर के साथ एक डायलॉग में एंटर करेंगे तो एग्जामिनर विल रियली बी इम्प्रेस्ड एंड ही विल बी जेनरस वाइल गिविंग मार्क्स टू यू. ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्टिंग लाइन हम क्या ऐड करेंगे, दैट द ऑब्जेक्टिव्स एंड द सक्सेस ऑफ ईच ऑफ दीज मूवमेंट्स कैन बी डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स. और वो फैक्टर्स कौन से हैं, हम उनको अब स्टार्ट कर रहे हैं. तो भूदान मूवमेंट की जो फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथडोलॉजी सबसे पहले. ठीक है, भूदान के ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे और किस हद तक ये ऑब्जेक्टिव्स सक्सेस में अचीव हो पाए, कहाँ पे लेक्यूना थे, दोनों साइड्स बता के, हम दोनों पहलुओं को एक तरह से पर्सपेक्टिव्स को बता के हम एक क्रिटिकल डिस्कशन कर रहे हैं. तो हेयर वी कैन राइट दैट स्टार्टेड इन 1951 भूदान मूवमेंट सॉट टू कलेक्ट लैंड एज अ गिफ्ट फ्रॉम जमींदार्स, rich farmers and those who could give and redistribute it among the landless. इसका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव था. लैंड को एक तरह से एज गिफ्ट ले लिया जाता था ज़मींदार से या रिच फार्मर से या फिर किसी भी ऐसे इंसान से जो दान दे सकता है, और इसको जिनके पास लैंड है ही नहीं उनके बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए. द भूदान मूवमेंट टारगेटेड टू कलेक्ट 50 million acres of land by persuading individual farmers to give away at least 1/6 of their land as gift. ठीक है, तो ये इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था. इनका ऑब्जेक्टिव था 50 मिलियन एकड़ लैंड को अटेन करना. ठीक है, और उसको परसुएडिंग इंडिविजुअल फार्मर टू गिव अवे एटलीस्ट 1/6 ऑफ द लैंड एज गिफ्ट. ठीक है, अब फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, ये चीज़ आपसे प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है. ठीक है, कि भूदान मूवमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था, ये पता होना चाहिए आपको कि 50 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड, ठीक है, कलेक्ट करना और हर एक इंडिविजुअल फार्मर को परसुएड करना टू ग्रांट 1/6 ऑफ देयर लैंड एज गिफ्ट टू लैंडलेस लेबर. 1/6. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव आपको मेंस में देखिए आपके आंसर की वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और प्री में ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते थे. ठीक है, तो ये फैक्ट्स कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दैट्स व्हाई वी से कि प्रीलिम्स और मेंस की जितनी आप कंबाइन तैयारी करेंगे उतना ही आपके चांसेस जो हैं यूपीएससी को क्रैक करने के बेटर हो जाते हैं. ठीक है, अब हम सक्सेस और फेलियर पे आते हैं. इसके सक्सेस फेलियर तो नहीं कहेंगे, लेक्यूना हम कहेंगे. ठीक है, फेलियर इज अ टू स्ट्रॉन्ग वर्ड, तो विल यूज द वर्ड यूज द टर्म शॉर्टकमिंग्स और लेक्यूना. So friends, सक्सेस की अगर बात करें तो we can write that initial years of the movement witnessed considerable success, especially in the North India. That is UP and Bihar particularly. By 1956, more than 4.5 million acres of land was received as donation, and to some extent it helped to reduce gap in the haves and have-nots during that time. Now what was missing in this movement was that most of the land donated was unfit for the cultivation. ठीक है, बहुत ही चालाकी से जो ज़मींदार और रिच फार्मर्स थे, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं था समाज का भला करने का, व्हाट दे डिड वाज, जो उनकी बैरन लैंड थी, ठीक है, जिसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम थी, उन्होंने वो डोनेट करनी स्टार्ट कर दी इन द नेम ऑफ भूदान मूवमेंट. इन मैनी केसेस द डोनर्स आफ्टर सम टाइम क्लेम्ड बैक देयर लैंड. ठीक है, दान करने के बाद कईयों ने वापस हथिया ली वो ज़मीन. ठीक है, तो लैंडलेस जो थे वो लैंडलेस ही रह गए. अ ह्यूज चंक ऑफ द डोनेटेड लैंड रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड. तो जो 4.5 मिलियन एकर्स थे, ठीक है, विच अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 45 लाख एकर्स ऑफ लैंड, तो इसमें से सिर्फ इसमें काफ़ी कम 45 लाख एकड़ ऑफ लैंड जो था वो कलेक्ट किया गया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 6.5 लाख जो था वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो पाया था. एंड यू कैन सी हियर कि टारगेट 50 मिलियन एकर्स का था, यानी कि 5 करोड़ एकड़ ऑफ लैंड का टारगेट था. ठीक है, तो बेयरली 10% भी नहीं हो पाया कलेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे भी एक क्लियर फेलियर, यहाँ पे क्लियर लेक्यूना जो है वो नजर आ रहा है. तो आपने एक तरह से क्या कर दिया, क्रिटिकल एनालिसिस. तो इसमें आपने क्रिटिकली क्या बताया, येस टू सम एक्सटेंट कुछ पर्टिकुलर एरियाज में इसका फायदा देखने को मिला, लेकिन लार्जली इंडिया को ज़्यादा फायदा इसका नहीं हुआ ड्यू टू सर्टन रीजन्स. ठीक है, तो आपने कॉजेस किन चीज़ों की वजह से फेल हुआ वो बता दिया,
या सक्सेस नहीं आ पाया वो बता दिया और उसके रीजन भी बता दिए, ठीक है। तो इसके बाद हम जाएंगे ग्रामदान मूवमेंट पे। नाउ ग्रामदान मूवमेंट वाज एन आउटकम ऑफ भूदान मूवमेंट ओनली, ठीक है। तो ये चीज हम लिख देंगे यहाँ पे दैट भूदान मूवमेंट गेव वे टू ग्रामदान मूवमेंट। अब फ्रेंड्स इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है कि किस स्टेट में एक पर्टिकुलर विलेज को ग्रामदान विलेज डिक्लेयर किया जा सकता है, ऑल्दो यू शुड नो दिस, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट दैट आपकी नॉलेज हो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे एक विलेज को ग्रामदान डिक्लेयर किया जाता था उस टाइम पे 1950s के टाइम पे, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वोदया। नाउ सर्वोदया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। अगर आप बिपिन चंद्र पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा सर्वोदया की इंपॉर्टेंस, ठीक है। इट्स अ हिंदी वर्ड और सबका भला करना एक तरह से इसकी फिलॉसफी है। तो इन दोनों मूवमेंट्स में सर्वोदया वाज द अंडरलाइंग फिलॉसफी। एंड इफ यू इनकॉर्पोरेट दिस टर्म इनटू योर आंसर, ठीक है, ये हम इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं, उससे और वैल्यूडेशन हो सकती है, तो जरूर कीजिएगा। हमने यहाँ पे भी इनकॉर्पोरेट की है टू अटेन द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर सो दैट वी गेट सम एक्स्ट्रा एज ओवर अदर एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वोदया दिस मूवमेंट sought to persuade landowners and leaseholders in each village to renounce their land rights. The lands would then become the property of the village association for the egalitarian redistribution and joint cultivation. मतलब ये है कि जो लैंड ओनर्स हैं और लीज होल्डर्स हैं हर एक विलेज में, वो अपने लैंड राइट्स को त्याग दें, ठीक है, ग्राम दान कर दें, कि अपने लैंड जो है उनका वो गांव को डोनेट कर दिया, एक तरह से कम्युनिटी को डोनेट कर दिया। उसके बाद वो विलेज एसोसिएशन कम्युनिटी एज अ होल की प्रॉपर्टी बन जाएगी और विलेज इकट्ठे एक तरह से उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करके जॉइंट कल्टीवेट करके अपने आप को सस्टेन करेगी इकोनॉमिकली, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्टिव था। अब इसमें सक्सेस की अगर बात करें तो इन एन आइडियल ग्रामदान विलेज लैंड ओनर्स एंड एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स वर डन अवे विद, ठीक है। लैंड ओनर्स खत्म हो गए, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स खत्म हो गए, और ये मूवमेंट जो थी ओडिशा, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश और मद्रास में पर्टिकुलरली काफ़ी सक्सेसफुल रही, ठीक है। लेकिन इसका जो मेजर शॉर्टकमिंग थी वो ये थी कि ट्राइबल एरियाज में सिर्फ हो पाया ये, ठीक है। तो जहाँ पे ऑलरेडी गैप्स कम थे बिटवीन रिच एंड पुअर, बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, तो वहीं पे इसका दिस मूवमेंट रिमेन कन्फाइंड टू दैट पर्टिकुलर एरियाज ओनली। ये बाकी एक्चुअल एरिया जहाँ पे एक्चुअली ज़रूरत थी इस मूवमेंट की, ठीक है, इस मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की, तो वहाँ पे ये पहुँच ही नहीं पाई या अपने रिजल्ट्स दे ही नहीं पाई, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान रखना एक चीज़ का, जब भी आपने मेंस का आंसर लिखना है आपने आर्ग्यूमेंट्स देनी है, लेकिन अपने आर्ग्यूमेंट्स को फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ बैक करना काफ़ी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सर्वोदया टर्म यूज़ की, ठीक है। सर्वोदया टर्म इज़ अ वेरी हैवी टर्म, ठीक है, और इसने आपके आंसर को, अगर ये आंसर में आपको 3.5 या 5 नंबर मिलने होते, ठीक है, तो इस टर्म को यूज़ करके, ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर अगर हम मानने के मिल रहे हैं तो इस टर्म की यूज़ की वजह से आपको शायद 6 नंबर अब मिल जाए। सेकेंडली आप हमारे भूदान मूवमेंट में भी अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट तो बता दिया, लेकिन एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव क्या था कि 50 मिलियन एकड़ करना, 4.5 मिलियन उन्होंने कलेक्ट कर लिया और उस 4.5 में से बेयरली 0.65 मिलियन जो था वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो पाया। नाउ व्हाट आर दीज आर स्टैटिस्टिक्स, दीज आर फैक्ट्स, ठीक है। ये क्या है, मेंस का फॉडर बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मेंस में फॉडर का काम करते हैं, वैल्यूडेशन का काम करते हैं, आंसर एनरिचमेंट का काम करते हैं, ठीक है। तो अब 6 मिल रहे थे, तो ऐसे फैक्ट्स की वजह से शायद 6.5 या इवन 7 भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हर एक क्वेश्चन में आपके 7 आ रहे हैं, ठीक है, एंड एज्यूमिंग के देर आर 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन में आपके 7.5 आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए दैट हाउ मच यू आर गेटिंग एंड जस्ट कंपेयर विद द मार्क्स ऑफ द टॉपर्स, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा स्कोर बन सकता है इसमें, राइट। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने आंसर को बेटर इनरिच कर सकें, बेटर वैल्यू दे सकें, ताकि हम वो एक एक्स्ट्रा मार्क जो है एग्जामिनर से बटोर सकें, ठीक है। एंड ग्रेजुअली अगर आप डेली मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, एंड सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, उसके बाद उसका विश्लेषण भी करेंगे, असेसमेंट भी करेंगे अपनी, और देखेंगे कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि बाय द टाइम यू विल बी राइटिंग योर मेंस कंसिडर योरसेल्फ ऑलरेडी क्वालिफाइड, ठीक है। तो अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली असेसमेंट करेंगे, जब आपका मेंस लिखने का टाइम आएगा तब तक यू आर ऑलमोस्ट देयर, ठीक है। आपका इतना लेवल बन गया होगा कि आपकी सिलेक्शन पक्की है, ठीक है। तो अब हमने काफ़ी आर्गुमेंट्स दे दिए, अब कंक्लूजन भी देख लेते हैं। तो कंक्लूजन हम इसमें सिंपल रख सकते हैं, वी कैन सिंपली राइट दैट डिस्पाइट देयर शॉर्ट कमिंग्स बोथ दीज मूवमेंट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, दे स्टिमुलेटेड पॉलिटिकल एक्टिविटी अमंग फार्मर्स, ठीक है, द फार्मर्स वर मेड सेल्फ अवेयर, सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है, क्लास कॉन्शियसनेस उनमें आई, तो ठीक है। और आज जो एक तरह से फार्मर एक्टिविटीज़ हैं, फार्मर राइट्स की मूवमेंट चलती हैं, वो एक तरह से उनको कॉन्फिडेंस जो था वो इन्हीं मूवमेंट से आया था, ठीक है। सो दीज मूवमेंट्स दे स्टिमुलेटेड पॉलिटिकल एक्टिविटी अमंग द फार्मर्स एंड क्रिएटेड अ कॉन्शियसनेस अमंग द मासेस अबाउट इनइक्वालिटी प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, ठीक है। तो हमने एक क्रिटिकल डिस्कशन कर दी, वी
describe the positives of these two movements, we describe the negatives and shortcomings of these movements. ठीक है, नेगेटिव नहीं थे, shortcomings थी. ठीक है, and together we clubbed them together and gave a conclusion कि हाँ इसका फायदा हुआ. ठीक है, लेकिन थोड़ी shortcomings भी थी. तो ऐसे हमने क्रिटिकल डिस्कशन यहाँ पे कर दी. तो इसमें हमने स्टैटिस्टिक्स भी दे दिए अपने. ठीक है, हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक सर्वोदया उसको भी यूज़ कर दिया. ठीक है, अगर आप कोई और आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं. यू कुड ऑल्सो ऐड डायग्राम इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स. ठीक है, आप इंडिया का डायग्राम बता सकते हैं. डायग्राम में यू कैन मार्क द एरियाज जहाँ पे ये दो मूवमेंट सक्सेसफुल थी, या फिर यू कैन मार्क द एरियाज जहाँ पे ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं थी. वो भी वैल्यू एडिशन है. ठीक है, तो टाइम कॉन्स्टेंट को देख के, वर्ड कॉन्स्टेंट को देख के और अपनी नॉलेज को देख के आप इसमें वैल्यू एडिशन करते जा सकते हैं. ठीक है, क्योंकि जितना आप चीनी डालेंगे दूध में वो उतना ही मीठा होता रहता है. ठीक है, तो मेंस में भी यही चीज़ अप्लाई होती है, जितनी वैल्यू एडिशन उतने ही मार्क्स. राइट, तो ऐसा आंसर लिख के यू कैन स्कोर सफिशिएंटली वेल. ठीक है, सो ट्राई राइटिंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन. एंड आज के लिए इतना ही. आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए एंड वी बिलीव कि हमारे अलग अलग इनिशिएटिव जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आते हैं उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है. राइट, एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए ताकि जो हम डेली फ्री इनिशिएटिव्स अपने आपके साथ शेयर करते हैं यूट्यूब पे उसके डाउनलोडेबल पीडीएफ्स आपको मिल जाए. ठीक है, वो हम टेलीग्राम पे अपलोड करते हैं. तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. क्लिक दैट लिंक, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एंड डाउनलोड द पीडीएफ्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर रिविजन. राइट, इसी के अलावा अगर आपके पास हमें कोई फीडबैक है, आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, या फिर आपका कोई डाउट है तो आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@civilstaff.com पे. और ऑल्टरनेटली यू कैन गिव अस अ कॉल एट दिस नंबर 8146207241 बिटवीन 10 AM to 7 PM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. ठीक है, इस टाइम के बीच ट्राई टू कॉल अस इन दिस टाइम पीरियड, और यू कैन गिव अस योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एट दिस ईमेल ID एंड वी विल कॉल यू बैक. ठीक है, तो इसी के साथ फ्रेंड्स विदा लेते हैं आपसे. मिलते हैं अब आपसे अपने अगले लेक्चर में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, स्टे इन हाई स्पिरिट्स. थैंक यू सो मच.